नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे लालू यादव का प्लान, गठबंधन की निकली जान। लोकसभा की रणभेरी सज चुकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है, लेकिन बिहार में ये गठबंधन मजबूर सा दिखता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अपनी सीटें 1.5 गुना कर दी है इस बार। वहीं कांग्रेस को पारंपरिक सीट भी नहीं मिली है। किशनगंज सीट जीतने वाली कांग्रेस को अपनी परंपरागत सीट पूर्णिया भी इस बार छोड़नी पड़ी। इस बार राजद को 26, कांग्रेस को 9, वामदल को 3, सीपीआई और सीपीएम को एक एक सीट मिली है। हालांकि अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने वाले पप्पू यादव के सवाल पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि गठबंधन पार्टी का होता है, ना कि व्यक्ति विशेष का होता है। पप्पू यादव को मधेपुरा या सुपौल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े थे। अब ये तीनों सीट राजद के खाते में चली गई है। पूर्णिया लोकसभा सीट से लालू प्रसाद ने पहले ही बीमा भारती को संबल दे चुके हैं। इधर पप्पू यादव जल्द ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर राजद ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है, जिसने बैठे बिठाए जेडीयू को कांग्रेस की चुटकी लेने का मौका दे दिया। और अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये गठबंधन मजबूत नहीं, मजबूर वाला है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। जहाँ बड़ा परिवार होता है वहाँ पे फैसले लेने में थोड़ी देर हो ही जाती है। अगर पेच की बात की जाए तो एनडीए में ज़्यादा पेच है। आप देखे होंगे कि कुशवाहा जी को एक सीट, मांझी जी को एक सीट देकर निपटा दिया है। कांग्रेस पिछले बार की ही तरह 9 सीट पर इस बार भी लड़ रही है, तो पेच फंसने वाली सीट कहीं से नहीं है। महागठबंधन में तो पेच फंसना ही फंसना तय था पहले से ही। महागठबंधन बहुत ठग की पार्टी है, सबको विलय करके कांग्रेस जैसा पार्टी को धोखा दे रहा है। हम लोग के पार्टी देखिए बीजेपी में 40 सीट एक बार क्लियर हो गया, कहीं कोई पेच फंसा नहीं हुआ है। महागठबंधन ठग पार्टी है। चलिए, तो लालू यादव का प्लान है गठबंधन की निकली जाने। देखिए, ये जो गठबंधन है वो मजबूत नहीं, मजबूरी वाला लगता है। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में जो तमाम चीजें निकल कर आई, एक तो सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही थी, जैसे तैसे फॉर्मूला फाइनल हुआ, सब कुछ सही हुआ। तो पिछले इलेक्शन से कंपेयर करके देखिए, जब आरजेडी को कुछ भी नहीं मिला, इस बार 1.5 गुना सीट जो है वो अपने तरफ रख ली है। कांग्रेस को 9 सीट दी है, बाकी वाम दलों के पास 5 सीट गई है। ठीक है, आप के पास चीजें हैं, आपकी ताकत है, आपने कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जो एक कहते हैं ना कि सीट कांग्रेस की परंपरागत थी, जो उनको लगता है कि जीतनी ही थी उनको, उस सीट पर ये तमाम चीजें उनको वो भी नहीं दी गई हैं, वो छीन ली गई हैं। पूर्णिया का घटनाक्रम हम सबके सामने है। औरंगाबाद भी शायद कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। तो कई सारे सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वाकई कांग्रेस को हाशिए पर धकेलना है? अब यहाँ पर स्टेटमेंट कांग्रेस का ये आता है कि ऐसा नहीं है, हम मजबूत हैं, हम तमाम चीजें कर लेंगे। कैसे? जो चीजें दिख रही हैं वो तो कुछ और दिखा रही हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बिहार से राजेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए साईं शंकर हमारे साथ जुड़े हैं। साईं शंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संतोष सहाय हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले साईं शंकर जी आपसे करना चाहती हूँ। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो गई है, गलत हो गया है? हालांकि कांग्रेस कहती है हम तो पिछली बार भी इतनी ही सीटों पर लड़े थे, लेकिन इस बार में और पिछली बार में बहुत अंतर भी है। तब तो आरजेडी के पास कोई सीट नहीं थी, आज वो 1.5 गुना सीट लेके बैठी है। और सबसे चलिए, इस आपका क्योंकि गठबंधन है उसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो परंपरागत सीट थी, जिसके लिए इतनी सिर फुटौल जैसी स्थिति हो गई, वो सीट भी आरजेडी ने अपने पास रखी है? क्यों, जबकि ये तो बिल्कुल तय था कि वो सीट कांग्रेस हमेशा से निकालती आई है। साईं शंकर जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? साईं शंकर जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। हाँ जी हाँ, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। जी, सवाल बताइएगा। अच्छा, आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना। साईं शंकर जी, अभी मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ, आ रही है आवाज। ठीक है, तो मैं अपना सवाल जो है वो दोहराती हूँ, नहीं तो कैसे ऑडियो प्रॉब्लम होगा, तो बार बार सवाल लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि समय खराब होता है। ठीक है, चलिए, बहुत स्पष्ट और बहुत छोटा सा सवाल है।
पिछले इलेक्शन में आरजेडी के पास कुछ नहीं था, आज वो आरजेडी 26 सीट लेके बैठी है, आपको 9 सीट दी। कोई बात नहीं, गठबंधन है, आपकी आपसी जो भी तय हुआ वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी परंपरागत सीट जो कांग्रेस की कही जाती है वो भी आरजेडी लेकर बैठ गई है, जबकि वहां से आप जीत सकते थे? क्यों? ये देखिए, गठबंधन तो पार्टियों के साथ होता है। और पिछले बार जितने सीट पर कांग्रेस से लड़ी थी 9 सीटों पर, इस बार भी कांग्रेस उतनी ही सीटों पर लड़ रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। और हमारे साथ वामपंथी लोग भी हैं, तो सभी के हितों का भी ख्याल रखना होता है। और यहाँ अभिभावक के रूप में बिहार में महागठबंधन में आरजेडी है, तो एक बड़ी पार्टी के रूप में है, तो आरजेडी को ऑब्वियसली ज्यादा सीटों पर वो लड़ेगी ही। इसलिए यहाँ किसी तरह का हमारे महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। देखिए, हम पिछले बार की बात करें तो आरजेडी के पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, हम ये भी समझ सकते हैं कि तब का सिनेरियो अलग था, अब का सिनेरियो अलग है, लेकिन मैं वही बात कह रही हूं कि आपने जैसा कहा, अभिभावक के रूप में यदि आरजेडी है, ज्यादा सीटें उनको जायज है मिलना, ठीक है, आपने दे दी, मैंने तो उस पर सवाल ही नहीं उठाया। लेकिन कांग्रेस की जो डिमांड थी, पप्पू यादव का जो कहना है, या औरंगाबाद सीट भी कांग्रेस की रही, वो भी आरजेडी लेके बैठ गई है। क्यों, डाउट था क्या कि इस बार कांग्रेस वहां से हार जाएगी? क्योंकि अमूमन देखिए, कोई भी पार्टी हो वो ये देखती है, और होना भी चाहिए, यदि हमें लग रहा है कि ये सीट हम निकाल लेंगे और आसानी से निकल जाएगी, तो उसको वो सीट पे प्रत्याशी दे देना चाहिए, या वो सीट उस पार्टी को देना चाहिए। उसमें परेशानी कहाँ है? वो भी आप ले लेंगे, छुड़ा लेंगे उनसे, तो कैसे कैलकुलेशन बनेगा? साई शंकर जी, आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन अगर वोट का परसेंटेज देखा जाए तो आरजेडी एक बड़ी पार्टी के रूप में उसका वोट परसेंटेज ज्यादा था। हाँ, सीटों का तालमेल चेंज होती है। जिस सीटों पर पिछले बार हमने लड़ा, उस सीटों पर इस बार आरजेडी लड़ रही है। कुछ सीटों ऐसी हैं जिस पर आरजेडी लड़ी थी, इस बार हम लड़ रहे हैं, तो ये तालमेल बना के रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। राजेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? राजेश जी, राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं मिल रही है आपको? हाँ, अब आ रही है सर, ठीक है। जी बोलिए। जिस तरीके से फाइनली सीट शेयरिंग हुआ, मुझे लगता है तैयारियां बहुत पहले से लोकसभा की चल रही थी। आरजेडी जो है, अब क्योंकि कांग्रेस खुद ही कह रही है कि हमारे अभिभावक के रूप में है आरजेडी वहां पर, तो उनके पास तो जायज है ज्यादा सीटें आना। कितनी बड़ी चुनौती जैसी मानते हैं उसको? 26 सीटों पर आरजेडी लड़ने के लिए तैयार हुई है। जी, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि जो जवाब हमारे छोटे भाई साईं ने दिया है, उसी में गहरा अर्थ है। कांग्रेस जो 100 साल पुरानी पार्टी है, कहती देश को आजाद कराने वाली हम पार्टी है, उन्होंने आरजेडी को अपना अभिभावक माना है। देखिए, एक तो कहते हैं हारे को हरिनाम का सहारा है। कांग्रेस के भले चाहे जो नजर रखे, लोगों का नजरिया अब कांग्रेस के प्रति है कि वो पूरी तरह से क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील हो गई। और केवल ये बिहार का ही मामला नहीं है, अगर आप देख लीजिए तो कांग्रेस जहां कहीं है उसमें उठापटक जारी है। अभी मैं देख रहा था कि महाविकास अघाड़ी में जबरदस्त दरार हो गया है। उद्धव गुट ने जो है 3 सीटों का ऐलान कर दिया है। यही हाल राजस्थान में, ये लगातार अपना प्रत्याशी बदल रहे हैं। तो कांग्रेस की जो स्थिति है एक लकवाग्रस्त पार्टी के रूप में, अब इस पर क्या कहना है? अब जहां तक इनको तो राजद ने 9 सीट दिया है तो एहसान किया है। अब आप ही देख लीजिए कि पप्पू यादव की जो लोकप्रियता है पूर्णिया में और एक मजबूत जनाधार भी है, उसके बावजूद इनको राजद के सामने झुकना पड़ा है। तो कांग्रेस अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। मुझे सहानुभूति है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि कांग्रेस एक मजबूत हो, उसकी सेहत में सुधार हो, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आप तो इतनी ही बात, आप कांग्रेस चौतरफा घिरी हुई है। आज कांग्रेस 1800 करोड़ रुपया इन्होंने इनकम टैक्स जमा नहीं किया। कहां जाएंगे ये लोग? किस बात की चर्चा करें हम? कांग्रेस पूरी तरह से शून्य पर है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ ये पिछलग्गू बने हुए हैं। महाराष्ट्र में ये उद्धव गुट के और एनसीपी के सामने नतमस्तक हैं।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी इन्हें भाव ही नहीं दे रहे हैं। आप बताइए कहाँ ठीक है? इनकी आदत सुधरती नहीं है। आज प्रियंका गांधी कहती है लड़की है मैं लड़ सकती हूँ, और इनके नेता जो है कर्नाटक में कहते हैं कि जो गायत्री सिद्धेश्वर जो कर्नाटक में हमारी प्रत्याशी है, कहते हैं इनको घर में चौका बर्तन करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। इतने दोहरी नीति इस देश के लोग एकदम बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस को पहचान गए हैं, और कांग्रेस अपना जो बोया है उसी को भोग रही है। कांग्रेस ने ही एक ब्रिटिश पॉलिसी लागू किया था, फूट डालो शासन करो। इसने तरह तरह से लड़ाने का काम किया और आज उसी का खुद शिकार हो गई है। कहीं कोई अब भरोसा नहीं है, और मैं समझता हूं कि अब केवल अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि राजद का वोट तेज ज्यादा था इसलिए कि हम लोगों ने छोड़ दिया। अरे इनको 9 सीट भी जो दे दिया राजद ने, इन पर कल्याण किया है। राजद भी मान के चल रही है कि हमने 9 सीट बर्बाद कर दिया। अब 40 में उनका फाइट 41 में ही रह गया, 31 में रह गया, सॉरी। हाँ, तो 31 तो खुद ही राजद मान रहे हैं, राजद के लोग। ठीक है, चलिए राजेश जी वापस आऊंगी। संतोष जी, देखिए पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात रखेगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन वाकई में जिस तरह से सीट शेयरिंग हुई है क्या ये सही है? और लालू यादव का जो भी प्लान होगा, उन्होंने जिस तरह से भी किया है, अपने आप को एकदम सर्वोपरि दिखाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जिसकी जो जिताऊ सीट लग रही थी या जो क्राइटेरिया बन रहा था वो भी हथिया लेने का क्या मकसद है और उसका कितना प्रभाव देखते हैं? देखिए राकेश जी, मैंने साई शंकर जी ने जो कहा, राजेश जी ने जो कहा, साई शंकर जी कांग्रेस का पक्ष रखता है, राजेश जी बीजेपी का पक्ष रखता है, लेकिन ये सही है कि आप देखिए राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के सामने नतमस्तक हो गया। पप्पू यादव वो पूर्णिया के सांसद भी रहे हैं, काफी प्रभावशाली है। सुपौल से उनकी पत्नी सिटिंग नहीं है, और उन सारे सीटों से राजद खिलाफ। अब पप्पू यादव भी ऐलान कर रहे हैं कि नहीं हम तो पूर्णिया से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और 2 तारीख से हम तो वहां से नामांकन करेंगे। पप्पू यादव भी करने को तैयार है। शेयरिंग की बात कहाँ रही या गठबंधन की बात कहाँ रही? ये अब इसको मजबूत गठबंधन माने या एक बहुत ही मजबूर गठबंधन माने? मेरे नजर में ये एक मजबूत गठबंधन हो गया है। इसमें राष्ट्रीय पार्टी को किसी क्षेत्रीय पार्टी के सामने तो बिहार की बात करता हूँ, मैं आगे कहीं किसी अन्य राज्य की नहीं बात कर रहा है। हालांकि हर एक राज्यों में कांग्रेस जो है क्षेत्रीय पार्टी के सामने नतमस्तक। संतोष जी, इसका प्रभाव कितना देख रहे हैं? मतलब टोटल ओवरऑल और देखें तो 26 है और 9 कांग्रेस के पास जाती है, 5 वाम दल के पास जाती है, मतलब 40 सीटों का समीकरण जो बैठ रहा है, कितनी सीटें गठबंधन निकाल सकता है ऐसी स्थिति में? अब देखिए मुझे ये करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं सुन नहीं पाऊंगी तो चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। वापस आऊंगी आपके पास। साई शंकर जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? साई शंकर जी बताइए। साई शंकर जी, देखिए चाहे संतोष जी हो क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बीजेपी तो चलिए मैं मान लेती हूँ कि कहते हैं ना पक्ष विपक्ष की नोकझोंक एक अलग बात है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो ग्राफ रहा है देश की सियासत में, राजनीति में, आपने ठीक है उनको अभिभावक मान लिया, लेकिन आपका भी तो अपना एक जनाधार रहा है। इतनी कम सीटों पर मान लेना क्या इतनी बड़ी मजबूरी हो गई है कांग्रेस की आज? देखिए लगभग 400 से अधिक सीटों पर लड़ रही है, ठीक है, लेकिन हमारा जिस राज्यों में गठबंधन है उसे राज्यों में गठबंधन के हितों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और हमारे बिहार में गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, इसके साथ हमारे साथ वामपंथी है, तो हमें सब लोग के साथ मिलकर ही लड़ना है चुनाव यहाँ। और मध्य प्रदेश में तो हम बड़ी पार्टी के रूप में लड़ ही रहे हैं, वहाँ हम 29 में 28 सीटों पर लड़ रहे हैं।
साई शंकर जी, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो दो मेहमानों ने एक एक क्राइटेरिया कांग्रेस का यहाँ पर रखा, जो बात रखी, जो एक इस पर चर्चा हम कर रहे हैं, इतनी मजबूरी हो गई। ये मजबूत कहाँ से दिख रहे हैं? मजबूर दिख रहे हैं, कांग्रेस मजबूर दिख रही है कि उसको आखिर उतनी सीटों पर मानना पड़ा। मानते हैं पिछली बार भी यही था, लेकिन पिछली बार का सिनेरियो अलग था। बिहार की राजनीति में इस बार सब कुछ अलग है। इस बार नीतीश जी नहीं है, जेडीयू के साथ, जेडीयू और बीजेपी के साथ वो चले गए। तो मुझे लगता है आरजेडी को ठीक है एक बड़ी ताकत के रूप में, मुख्य विपक्ष के रूप में मान लिया जाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस का इतना भी जनाधार नहीं है? क्या इतना भी अधिकार कांग्रेस का नहीं रह गया है एक नेशनल पार्टी होने के बाद कि वो अपनी परंपरागत सीटों पर अधिकार से लड़ सके? बात इस चीज की हो रही है। साई शंकर जी, प्लीज आंसर जल्दी कीजिए सर, यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो। साई शंकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आपकी साफ आ नहीं रही है आवाज। चलिए, आपको भी दोबारा से कनेक्ट करते हैं। मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, क्योंकि दोनों मेहमान हैं जो प्रॉपर ऑडियो को नहीं सुन पा रहे हैं। मेरी मुंह तक उनकी आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंच रही है। राजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ राखी। और मैं तो केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि अभी जो 400 सीट लड़ने का दावा हमारे मित्र कर रहे हैं, और आज जबकि चुनाव सर पर है, 10 दिन भी नहीं बचे हैं, और ऐसी स्थिति में इनके महाराष्ट्र से, राजस्थान से, सब जगह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर आशाभरी निगाह से देख रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। ये तो इनकी स्थिति है। अब ये किस दावे को कैसे करते हैं? दरअसल आपको मैं सच बात बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से बहुत सहानुभूति है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बने, लेकिन अब जो इनका नेतृत्व है, और नेतृत्व के का जो आप देख रहे हैं जो स्थिति है, तो कोई कैसे इनके नेतृत्व में आस्था रखे? किस तरह से ये बोलते हैं और क्या बोलते हैं, और इनका सब जो है वो फेल है। दरअसल इनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी का विरोध करना। ये मोदी के विरोध में इस सीमा तक चले जाते हैं कि ये देश के शत्रु राष्ट्रों में भी जाके कहते हैं कि किसी तरह से मोदी को हराओ। तो स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ सबको साथ लेकर के और 140 करोड़ भारतीयों को परिवार मानने की उदारता है, एक जिम्मेवार जो प्रधानमंत्री होना चाहिए, आज जो एक औरा है नरेंद्र मोदी का, तो ये धाराशायी है। अब इनका अब तो ये भाषण में खुद कहते हैं ना, ये तो खुद कहते हैं कि ठीक है हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, इस बार नहीं तो 2029 में हम धाराशायी करेंगे। अब तो ये 2029 की बात खुद कर रहे हैं, तो अब 2024 में क्या इस पर चर्चा की जाए? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, आज बीजेपी जेडीयू भले साथ है, नीतीश जी का एक अपना जिस तरह से काम करने का तरीका रहा, पिछले इलेक्शंस में भी देखे तो अच्छी खासी सीटें आई थी, लेकिन तब मैंने कहा ना बात अलग थी, तब वो बीजेपी के साथ नहीं थे। लेकिन आज ये हमें देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आरजेडी को जिस तरह से मुख्य विपक्ष के रूप में आज गिना जा रहा है और 26 सीटों पे वो अकेले है, तो क्या नहीं लगता कि लालू यादव, उनकी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी, या तेजस्वी, क्या ये एक चुनौती दे पाएंगे? या मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बीजेपी या जेडीयू जिस तरह से आपकी सीट शेयरिंग है उसको कंपेयर करके देखें तो क्या कहीं से आपको थोड़ा सा लगता है चुनौतीपूर्ण ये? देखिए, चुनौती तो किसी भी चुनाव में किसी भी चुनाव को चुनौती के रूप में लेना है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है, इसलिए चुनौती तो मानेंगे ही, हर चीज को मानेंगे। लेकिन यह भी बिहार की राजनीति जो भी चल रही है, तो खास करके राजद की, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि लालू जी का पूरा फोकस 2025 के विधानसभा चुनाव पर। और आप अगर उसके समीकरण को देखें, जिस ढंग से ये उम्मीदवार बना रहे हैं और जिस ढंग से कर रहे हैं, तो आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि ये 2025 की तैयारी कर रहे हैं। 2024 तो ये भी मान के चल रहे हैं कि कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बिहार की 40 की 40 सीटें जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जा रहा है। बात ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है कि इसमें जिस ढंग से इनका जो बेतरतीब तौर तरीका है, और लालू जी जिस तरह से, आप देख लीजिए क्या किया इन्होंने सीट पर इनको भरोसा नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, राजद वालों को,
वहां सारण से किसको लड़ा रहे हैं, छपरा से, पाटलिपुत्र से किसको लड़ा रहे हैं? ये जो वंशवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, तो अब ये जो नहीं हारा वही बेचारा, ठीक है, इनकी तो स्थिति अलग है। ठीक है। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक? हाँ संतोष जी, पर पता नहीं आवाज काफी कट के पहुंच रही है मेरे पास। नेटवर्क इशू है, कुछ और इशू है, पता नहीं, एक बार बोलिए संतोष जी। संतोष जी नहीं सुन पा रही मैं आपको। साईं शंकर जी, आप जुड़े हमारे साथ? मैं राजेश जैन की ही बात देना चाहता हूं कि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष की बात कही है, लेकिन इस बार भारत की जनता विपक्ष के रूप में एनडीए को ही देखना चाहती है, भाजपा को ही देखना चाहती है। और बिहार में पिछले बार जो पुलवामा के लहर पर इन्हें 40 में से 39 सीटें दे दी थी, लेकिन पिछले 5 साल छोड़िए 10 सालों तक ये केंद्र में रहे, लेकिन बिहार में कहीं भी किसी भी तरह का केंद्र के द्वारा विकास कार्य नहीं हुआ। और इस बार जनता बदलाव के मूड में है और हमारे इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जो भी लोग हैं सभी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और ये ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का भय दिखाकर तमाम जो भी लोग हैं, या तो जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को या केजरीवाल जी को। महागठबंधन किस टाइप की मजबूती से लड़ रहे हैं? कैसी मजबूती है उनकी? हमारी मजबूती है जैसा कि मजबूती किसी समय बूथ लूटने में होता था, वैसी मजबूती है। नहीं, मजबूती तो बहुत था। जंगल राज के समय बूथ लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने जाते। ऐसा मजबूती है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये 40 सीटों का समीकरण है, ये जनता बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगी, लेकिन वाकई में ये मंथन का विषय है। बहुत साफ सी और बहुत सीधी सी कहानी है। जिस सीट शेयरिंग, देखिए गठबंधन होता क्यों है, आपसी सहमति से जहां जिसकी बात बन रही है वो उसको दे दीजिए। विधायक जो बिकाऊ होते हैं टिकाऊ नहीं होते, यही साईं जी कहना चाह रहे हैं। नहीं, साईं जी कांग्रेस की कमजोरी बता रहे हैं कि इनके विधायक जो होते हैं बिकाऊ होते हैं, टिकाऊ नहीं होते। ठीक है संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप ही से ले या जो भी हो, अरे देश के न्यायपालिका का सम्मान कीजिए। न्यायपालिका खुला हुआ है, न्यायपालिका में जाएं, वहां से बेल लें। अभी तक तो उनको बेल नहीं मिला है। आपके जो आपको पानी पी पी करके गाली देते थे केजरीवाल जी, जिन्होंने अपना पहला भाषण शुरू किया था कि हेराल्ड केस में सोनिया जी को और राहुल जी को गिरफ्तार किया जाए, ऐसे आपके परम आदरणीय केजरीवाल जी को उच्च न्यायालय बेल नहीं दिया। ऐसे न्यायालय का सम्मान करना सीखिए और कुछ नहीं भी कीजिए। तो यही तो कांग्रेस की विचारगी। कांग्रेस तो कानून से ऊपर है। 1800 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का रखे हुए हैं और दूसरे को बताते फिरते हैं कि चौकीदार चोर है तो फलना है ढीका है। यही सब अपने पैर। वाकई में आपकी पार्टी जी का हर भाषण चंदा दो और धंधा लो, और नहीं तो फिर ईडी की जांच बैठेगी। वाकई में पिछले 5 सालों में आपकी पार्टी ने क्या किया है? चंदा दो और धक्का दो। चलिए, बिहार की बात हो रही थी, समय भी हो गया है। मुझे लगता है आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज ज्यादा थे, आप लोग की प्रॉपर आवाज नहीं आई, प्रॉपर जो जानना था वो चीजें नहीं आई, पर ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, लालू यादव का प्लान है, उन्होंने अपने हिसाब से जो करना था वो चीजें की हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए यह मंथन की जरूरत है कि एक नेशनल पार्टी होने के बाद आप किस स्तर पर जा रहे हैं। सिर्फ 9 सीटें, चलिए वो भी मिल गई तो कम से कम परंपरागत सीटें तो हो। अब ओवरऑल कैलकुलेशन निकाला जाए तो कितनी सीटों पर आका जाएगा। ठीक है, आरजेडी को प्लस इसलिए भी जाता है क्योंकि पिछली बार का ग्राफ देख लीजिए, टोटल कंपैरिजन करें, जब नीतीश साथ में थे तो बात अलग थी, इस बार बिल्कुल बात अलग है। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? ये बड़ा सवाल जैसा है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।